थोड़ा बिजी स्केड्यूल है आज मेरा, तो 25 to 35 मिनट्स का स्केड्यूल रखेंगे आज का। नेक्स्ट वीक वी विल हैव 1 आवर स्केड्यूल और 40 मिनट्स स्केड्यूल, समथिंग लाइक दैट। सो एक क्विक हम देख लें कि पिछली बार हमने जो चीज़ें याद की थी या जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक थोड़ा क्विक हम उस पर एक तो आज का भी डिस्कशन वही है कि हमें कैसे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि दो तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तो चूंकि जब आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपको खुद को भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आने चाहिए। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसमें ईडी आता है, और इरेगुलर वर्ब वो होता है जिसे आपको अलग से याद करना पड़ता है, जिसमें ईडी नहीं आता है। उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर थोड़ा सा टफ होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट, रोट, रिटन। इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। और इर्रेगुलर वर्ब्स को आपको याद ही करना पड़ता है, उसके अलावा उसका और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो दो तरह के वर्ब होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब चूंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले आपको ये वर्ब्स याद होने चाहिए। कई बार एक एज फैक्टर पर आकर के भी टीचर्स को वर्ब्स याद नहीं होते हैं। एक लर्निंग जो यंग एज में होती है वो इस एज में नहीं आ पाती है। तो उसका तरीका ये है कि आप वन वन पेज को स्टडी करें और उसको फिर रजिस्टर में लिख करके देखें। धीरे धीरे ऐसा होगा। एक जो बेसिक सर्वे कहता है वो ये कहता है कि टीचर जो यंग एज के जो टीचर्स होते हैं उसको बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, मगर एक सर्टेन एज आने के बाद एक तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम्स आती है और दूसरा लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप अच्छे इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, आप अच्छी इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, आप कोशिश भी बहुत करते हैं, परंतु आपको खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऑरा और वो एटमॉस्फेयर नहीं आ पाता जैसा आप चाहते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले आपका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, और उसके लिए आप भी बेसिक से शुरुआत करिए, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से। मैं थोड़ा क्विक लूँगा आज का सेशन, आप क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा। लास्ट में मुझे अच्छा लगेगा यदि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। तो रेगुलर और इरेगुलर इन दो वर्ब्स को आपको भी याद करना है। लगभग 12 पेज होते हैं इसमें वर्ब्स के, और उन्हें याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ नाउन फॉर्म भी आप याद कर लें, जैसे सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग, सिंगर। अब सिंगर वाला फॉर्म लगभग कोई पढ़ाता नहीं है स्कूलों में, मगर हम लोग पढ़ाते हैं, हम अपने इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि नाउन भी डेवलप हो जाए, तो सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंगर। तो सिंगर हो गया यहाँ पर नाउन। तो वर्ब से नाउन भी बनते हैं, तो क्यों ना हम नाउन भी याद करते जाएं, वर्ब के फॉर्म्स को याद करते करते। तो जहाँ वर्ब्स अच्छा हो गया और आपने नाउन भी अच्छे से सीख लिया, तो सेंटेंस में बचा क्या फिर? सब्जेक्ट, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, नाउन, हो गया सेंटेंस। तो ये इम्पोर्टेंट है वर्ब्स का आना। दूसरा, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम अपने खुद की इंग्लिश को और बच्चों की इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से, और वो आपके क्लासरूम से ही हो सकते हैं। और आप भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं बच्चों से। सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप लिख दीजिए बोर्ड पर। यहाँ आओ, कम हियर, जल्दी लिखो, राइट डाउन फास्ट, मुझे सुनो, लिसन टू मी, होमवर्क करो, डू योर होमवर्क, समय क्या हुआ है, वॉच द टाइम, कपड़े अच्छे से पहनो, वियर क्लोथ प्रॉपरली, मुझे देखो, लुक एट मी, एसी चालू करो, टर्न ऑन द एसी, पंखा चालू करो, टर्न ऑन द फैन, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, मेरी बातों को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, घर पे अच्छे से रहो, लिव प्रॉपरली एट होम, क्लास में अच्छे से बैठो, सिट प्रॉपरली इन द क्लासरूम। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। 5 से 10 मिनट का सेशन यदि आप छोटे सेंटेंसेस का रखते हैं तो इंग्लिश का एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, और इस इंग्लिश एटमॉस्फेयर में आप भी डेवलप करते हैं, बच्चे भी डेवलप करते हैं।
और ये फुल ऑफ फन होता है। जैसे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं तो आप उस मिस्टेक्स को करेक्ट करके बोर्ड पर लिखिए, तो बच्चों के साथ साथ आप भी डेवलप करेंगे, बच्चे भी डेवलप करेंगे, ये दोनों चीज़ें होंगी। कई बार ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर ही नहीं आ पाता है इंग्लिश का क्लासरूम में, क्योंकि सब हिंदी में बात करते हैं। और आप भी शायद इस चीज़ से सफ़र करते होंगे कि बच्चे भी हिंदी में बात करते, तो फिर आप भी बहुत कोशिश करते होंगे मगर आप भी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाते। आपके दिमाग में ये चीज़ रहती होगी कि मैं बिल्कुल इंग्लिश टीचर जैसा रहूं, इंग्लिश में ही बात करूं, मेरी बात को इंग्लिश में ही समझा जाए और पूरा एटमॉस्फेयर इंग्लिश का हो, ऐसा आप हमेशा सोचते हैं। परंतु वो एटमॉस्फेयर नहीं आता, तो उसकी तैयारी हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 से 10 मिनट हम ऐसा मान के चलें कि कोई हिंदी में बात नहीं करेगा। 10-15 मिनट क्लासरूम में, हर पीरियड में 5 से 10 मिनट इंग्लिश टीचर यदि ऐसा एटमॉस्फेयर दे दे कि जिसमें केवल इंग्लिश में ही बात करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, तो ऐसा करने से इंग्लिश का एक एटमॉस्फेयर आपके स्कूल में बन सकता है। और ऐसा एटमॉस्फेयर को आप चाहें तो मोबाइल पर रिकॉर्ड करें, और मोबाइल पर रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप देखें कि कहाँ पर बच्चे कितना अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए, जैसे मैं पिछली बार जर्मनी में था, तो मैंने जर्मन सीखने की कोशिश की। तो हम लोग जिस जगह पर रहते थे जर्मनी सीखने के लिए, जर्मन सीखने के लिए, तो हम लोगों को एक हॉस्टल में रखते थे। तो हॉस्टल में क्या था कि 4-5 लोग रहते थे। तो उस 4-5 लोगों के बीच में एक एटमॉस्फेयर ही होता था कि नहीं, हमें जर्मन में बात करनी है। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें एक एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। तो क्यों ना हर पीरियड में 5 से 10 मिनट आप केवल इंग्लिश में बात करें, बच्चे भी इंग्लिश में समझें, बहुत अच्छा डेवलपमेंट आएगा। और आप मान के चलिए, यदि हर पीरियड में 5 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट हर पीरियड में आप, 35 मिनट्स में से 5 मिनट केवल हिंदी में बात ना हो, इंग्लिश में ही हो, सब बात करें, एक दूसरे से बात करें, राइट हो रॉन्ग हो, डेवलपमेंट विल कम इन इंग्लिश। पिछली बार मैंने ये बताया था, आई मी माई माइंड माई सेल्फ, ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के भी लिए। मैंने बताया था कि आई मतलब मैं मैंने, मी मतलब मुझे मुझको, माई मेरा मेरी, माइंड मेरा मेरी, माई सेल्फ मैंने स्वयं ने, वी हम हमने, अस हमें हमको, अवर हमारा हमारी, अर्स हमारा हमारी, अर्स आर सेल्व्स हमने स्वयं ने, यू तुम तुमने, यू तुम्हें तुमको, योर तुम्हारा तुम्हारी, योर्स तुम्हारा तुम्हारी, योर सेल्फ तुमने स्वयं ने, दे वे उन्होंने, देम उन्हें उनको, देयर उनका उनकी, देयर्स उनका उनकी, देम सेल्फ्स उन लोगों ने स्वयं ने। यहाँ पर यूर सेल्फ के साथ साथ योर सेल्व्स भी आता है, वी एस लग जाता है, तो आप लोगों ने स्वयं ने। ही मतलब वह है उसने, हिम उसे उसको, हिज उसका उसकी, हिज उसका उसकी, हिमसेल्फ उसने स्वयं ने, शी वह उसने, हर उसे उसको, हर उसका उसकी, हर्ष उसका उसकी, हर सेल्फ उसने स्वयं ने, इट यह इसने, इट इसे इसको, इट्स इसका इसकी, इट्स इसका इसकी, इट सेल्फ इसने स्वयं ने। तो ये जो पूरा चार्ट है, ये है प्रोनाउन का चार्ट। और यदि ये आप याद कर लेते हैं तो बेसिकली आप बच्चों को लर्न करा दीजिए। पिछली बार मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ये चार्ट याद करा दिया था। आप भी यदि इसको बेसिक फंडामेंटल के थ्रू यदि याद कराते हैं तो बहुत जल्दी बच्चे इंग्लिश सीख सकते हैं। बट पहले आपको भी इसका पूरा हिंदी आना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि हम, जैसे कई बार कन्फ्यूजन होता है पजेसिव और डबल पजेसिव में। अब पजेसिव और डबल पजेसिव में जैसे हिज यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जैसे योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, अब यहाँ वी एस इसलिए लगता है क्योंकि दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो योर सेल्व्स लग जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको समझना पड़ेगा। इट्स और इट्स, यहाँ पर इट्स पजेसिव है और यहाँ पर इट्स डबल पजेसिव है। अब जैसे इट्स, दिस इज इट्स पेन, ये इसका पेन है, तो इट्स के बाद नाउन आ गया पेन, दिस पेन इज इट्स, तो यहाँ पर नाउन पहले आ गया। तो डबल पजेसिव का यूज तब करते हैं जब नाउन पहले आ जाता है, पजेसिव का यूज तब करते हैं जब उसके बाद नाउन आता है। फिर मैंने बताया था पिछली बार आपको कि 12 टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपकी क्लास में बच्चे, जिस भी दिन आप बोलोगे कि टेंसेस पढ़ा रहे हैं,
पक्का पूरे बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि हर बच्चे के जहन में एक ही चीज़ होती है कि मुझे टेंसेस अच्छे से आने लगे। तो क्या आप अच्छे से टेंस पढ़ा पाते हैं? क्या आपके खुद के टेंसेस क्लियर हैं? क्या आप खुद करेक्ट इंग्लिश बोल पाते हैं? क्या आप जो सेंटेंस बना रहे हैं, जो डिजाइन दिमाग में कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो करेक्ट है? और यदि करेक्ट नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये बेसिक चीजें हैं। टेंसेस को सीखना बहुत जरूरी है। बिना टेंसेस के आप सही इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे इंग्लिश स्कूलों के प्रिंसिपल से मैं मिलता हूँ, इंग्लिश टीचर से मिलता हूँ, मुझे उसमें भी कमियां नज़र आने लगती हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामर में मिस्टेक हो रही है, उनके बोलने में मिस्टेक हो रही है। मगर लोगों को लगता है कि नहीं, ये किसी एक उस समुदाय से आते हैं तो शायद बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यदि ये सोचते हैं कि नहीं, हर वो व्यक्ति जो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से आता है और अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो ये गलत है। इंग्लिश भाषा केवल अच्छी ग्रामर, टेंसेस का प्रॉपर नॉलेज इससे आती है। आज भी यदि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। उसका रीज़न है कि हमारी प्योर ग्रामर। तो टेंसेस में नॉलेज होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट होता है। इसमें नेगेटिव बनाते समय डोंट और डजंट का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसमें होता है एम एज आर वी वन आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है। हैव और हैज लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी अनुवाद के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके। आ है, ई है, ए है भी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें हैव, हैज, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। इस टेंस को पढ़ाने में प्रायः टीचर्स को प्रॉब्लम्स होती है, और जहां पर प्रॉब्लम है वो है केवल सिंस, फ्रॉम, फॉर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ये प्रायः इंग्लिश टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम आखिर इसका यूज कैसे करें। सेंस ऑफ फ्रॉम लगभग एक सा ही होता है, फॉर अलग होता है। सेंस ऑफ फ्रॉम डेफिनेट टाइम के साथ होता है, फॉर इनडेफिनेट टाइम के साथ होता है। तो ये एक वास्ट नॉलेज है। अगली क्लासेस में, आज का क्लास क्योंकि थोड़ा शॉर्ट टाइम का है तो मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, अगली बार से मैं पूरे प्रॉपर टेंसेज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, और नेगेटिव बनाते समय डिडंट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्रश्न बनाते समय डिड लगा देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट वाज वर, वी वन आई एन जी। तो ये इसको वेयर नहीं बोलना है, हमें वर बोलना है, वर, डब्ल्यू ई आर ई, वर। अधिकांशतः लोग वेयर बोल देते हैं तो वो रॉन्ग है, डब्ल्यू ई आर ई, वर। दे वर, यू वर, वी वर, वर, वर। वेयर नहीं होगा, वर होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कोई काम लगातार चल रहा था। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हिंदी अनुवाद के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। कोई काम बहुत पहले समाप्त हो चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, वी वन आई एन जी। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही पास्ट फॉर्म है। वहां हैव हैज लगता था, यहाँ हैड लग रहा है, और इसमें भी सिंस, फ्रॉम, फॉर। फिर बस यहीं पर आकर के अधिकांशतः टीचर्स परेशान हो जाते हैं कि हम इस टेंस को कैसे पढ़ाएं, इसका आखिर यूज क्या है। सिंपल सी बात है, एक समय के बाद से कोई काम लगातार चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। एक समय के बाद से कोई काम लगातार चल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट, विल बी, वी वन आई एन जी, ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी, सिंस, फ्रॉम, फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ये 12 जो टेंसेज होते हैं, हर एक टेंस के 3 एक्स्ट्रा टेंसेज होते हैं,
नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो ऐसे 36 फार्मूले आने चाहिए, 12 बेसिक फार्मूले और 3 और। तो जिसमें नेगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव मीन्स टोटल 48 ऑल टुगेदर। ये फार्मूले रट जाने चाहिए, टीचर्स को तो याद होने ही चाहिए, फिर उसके बाद बच्चे भी उसको याद करें। और ये ऐसा होना चाहिए कि बिना देखे आप इसको अच्छे से बोल पाएं, आप टेंसेस अच्छे से पढ़ा पाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद आता है मॉडल। मॉडल वो होता है जिसको इम्पोर्टेंस टेंसेस के बाद होती है। जैसे कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कोई काम कर सकता हूँ मतलब कैन। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। शी कैन टीच, वो पढ़ा सकती है। दे कैन रीड, वो पढ़ सकते हैं। कुड मतलब मैं कोई काम कर सका। आई कुड कंप्लीट माई वर्क, आई कुड राइट द लेटर, आई कुड गो टू द मार्केट, आई कुड डू वॉट एवर आई वॉन्टेड। वुड मतलब करूँगा। I would complete my work very soon. I would teach you my language. I would come your house tomorrow. Should and ought to मतलब कोई काम करना चाहिए, सलाह देना किसी को। You should come class every day. You should complete your homework every day. You should talk in English. You should not disturb other people. ought to आजकल बहुत कम यूज होता है, तो प्राय should का यूज ही ज़्यादा करते हैं। Must should का सुपरलेटिव फॉर्म है। मस्ट मतलब कोई काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट सेव मनी, यू मस्ट मेक एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश इन योर क्लास। हैव टू एंड हैज टू जब कोई काम मजबूरी में करना पड़े या पड़े तो हैव टू और हैज टू का उपयोग करते हैं। आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एवरी डे आई हैव टू वर्क 15 आवर्स इन अ डे, मुझे रोज 15 घंटे काम करना पड़ता है। आई हैव टू अर्न मनी फॉर माई फैमिली, मुझे परिवार के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। आई हैव टू गिव लेक्चर्स, मुझे लेक्चर्स देने पड़ते हैं। आई हैव टू फुलफिल दी नीड्स ऑफ माई फैमिली, मुझे अपने परिवार की नीड्स पूरी करनी पड़ती हैं। आई हैव टू कम इन द क्लास ऑन राइट टाइम, मुझे क्लास में सही समय पे आना पड़ता है। तो हैव टू हैज टू। नीड मतलब कोई काम करने की आवश्यकता है। वी नीड टू गो देयर, हमें वहाँ जाने की आवश्यकता है। यू नीड टू कम हियर, आपको यहाँ आने की आवश्यकता है। वी नीड टू स्पीक गुड इंग्लिश, हमें अच्छी इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है। देयर टू, ये हैज टू हैड, ये हैड टू है, बाय मिस्टेक देयर टू है। हैड टू मतलब कोई काम करना पड़ा था। वी हैड टू गो देयर, हमें वहाँ जाना पड़ा था। तो मॉडल्स के बाद मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन से शुरुआत करें क्लास में। हाउ डू यू डू, जब हम लाइफ में पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं हाउ हाउ आर यू, हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, और उसका रिप्लाई भी होता है हाउ डू यू डू। और हम बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज अनुराग, एंड व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज जैस्मिन, आई एम नाइस टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट कम हियर। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको शेक हैंड इस तरह से करना है। दैट इज कॉल्ड टाइट शेक हैंड। और आई कांटेक्ट सामने होना चाहिए, ये वी शेप। और ये पहला कॉन्वर्सेशन जब हम लाइफ में किसी से मिलते हैं, हाउ डू यू डू, और वो रिप्लाई करेंगे हाउ डू यू डू, फिर मैं पूछूंगा व्हाट्स योर नेम, फिर ये अपना नाम बताएंगे, फिर ये हमसे पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, मैं अपना नाम बताऊंगा, और फिर मैं बोलूंगा आई एम ग्लैड टू मीट यू और आई एम नाइस टू मीट यू। तो ये कॉन्वर्सेशंस में हम, थैंक यू, इस कॉन्वर्सेशंस में हम जो प्राय जो शेक हैंड है वो टाइट शेक हैंड होना चाहिए। उससे आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का हाथ तोड़ दें, मतलब टाइट शेक हैंड एंड आई कांटेक्ट, गुड कॉन्वर्सेशंस। पहली बार लाइफ में यदि किसी से मिल रहे हैं तो हाउ आर यू बिल्कुल मत बोलिए। पहली बार यदि जिंदगी में आप किसी से मिल रहे हैं तो हाउ डू यू डू, उसका रिप्लाई भी हाउ डू यू डू करना है। अब इसमें जैसे आपको खुशी हुई किसी से मिलके, तो आप बोल सकते हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम नाइस टू मीट यू,
आई एम वंडरफुल टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम ग्रेट टू मीट यू, आई एम गुड टू मीट यू। इस तरह से आप डायलॉग्स को चेंज कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि 20 वर्ड्स डेली याद करें, वो डेली वोकेबलरी की। ये तो आप लोग कराते ही होंगे, मुझे लग रहा है इसमें नया कुछ नहीं है। 20 वर्ड्स डेली यदि बच्चे लर्न करें तो उनकी वोकेबलरी की स्पीड्स बहुत फास्ट होती है। उसके साथ साथ डिक्टेशंस भी देना चालू करिए, तो डिक्टेशंस देने से स्पेलिंग्स में जो मिस्टेक्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और बच्चों को कोशिश करिए कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही बात करें, और जो आप लोग इंग्लिश टीचर्स हैं वो भी एक दूसरे से इंग्लिश में बात करें, तो जल्दी डेवलपमेंट आपके लैंग्वेज में आ जाएगा। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि 4 चीज़ें ज़रूरी हैं भाषा को सीखने के लिए। मैं इसके बाद उस पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। मूवीज़ देखें, बीबीसी न्यूज़ सुने। पिछली बार आनंद जी ने मुझे कहा था कि आप कुछ मूवीज़ लेके आइएगा 10-15 मिनट दिखाने के लिए। तो इस बार क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम पर हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं 5 या 10 मिनट की मूवीज़ भी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ दिखाऊंगा, जो उसमें प्रोनाउंसिएशंस क्या हो, कैसा है, आपको कितना समझ आया, लिसनिंग पावर क्या है, दैट विल आल्सो बी टोल्ड टू यू। किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशंस की बहुत ज़रूरत होती है। एक टॉपिक ले लीजिए, टेलीविज़न इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, और हर कोई व्यक्ति इस टॉपिक पर बोले। क्लासरूम में जब ये एटमॉस्फेयर रहेगा, एक व्यक्ति बोलेगा, सब सुनेंगे, फिर वो बैठेगा, फिर वो बोलेगा, तो इस तरह के एटमॉस्फेयर से आपके बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। क्योंकि जब ग्रुप में आप बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हेजिटेशंस कम होता है। आप कभी भी इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, यदि हिंदी में भी आप अपने क्लास में बच्चों से कुछ पूछते हैं तो उनको उठने में बहुत समय लगता है, वो थोड़ा सा डरते हैं कि अरे यार ये क्या सोचेंगे, बाकी के बच्चे हंसेंगे, ऐसी सारी बातें होती। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ग्रुप डिस्कशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। टॉपिक, नए नए टॉपिक दीजिए और उस पर क्लास में डिस्कशंस कराइए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जैसे जो चीज़ें यहाँ होंगी वैसा ही आप बोलेंगे। यदि आप इंग्लिश में सुनेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, यदि इंग्लिश नहीं सुनेंगे तो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। हम में से अधिकांश तक लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगूंगा। जब आप अच्छा सुन ही नहीं रहे हैं, अच्छा इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे हैं, अच्छा लिख ही नहीं रहे हैं, तो बोल कहाँ से पाएंगे। बोलने के लिए यहाँ भी इंग्लिश होना ज़रूरी है। आप कितना रीड करते हैं, कितना सुनते हैं, तभी बोल पाएंगे। जब टैंक में पानी होगा तभी नल में पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। टैंक मतलब यहाँ पर कितना आप इंग्लिश भरते हैं, उस हिसाब से ही आप बोल पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। 4 चीजें: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। सबसे पहले रीडिंग कराइए स्कूल में, जो बुक है उसमें से बच्चों को पैराग्राफ रीड करें, और रीडिंग में उनका डेवलपमेंट अपने आप होगा प्रोनाउंसिएशन का। राइटिंग कराना चालू करिए आप, 1 पैरा डेली या 2 पैरा डेली, तो बच्चे अपनी राइटिंग को डेवलप करेंगे। तीसरा है लिसनिंग। लिसनिंग के लिए मुझे लगता है कि एक मॉड्यूल होना चाहिए, या मोबाइल पर आप कुछ लिसनिंग से रिलेटेड, बीबीसी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें सुनाएं, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें सुनाएं, जिससे बच्चे उसको सुने, और फिर आप बच्चों से पूछें कि आपको इस 5 मिनट में क्या समझ आया, कितनी इंग्लिश आपको समझ आई। बस उतने के बाद सब लोगों से आप पूछिए। इनमें से कुछ बच्चे होंगे जिनको सब समझ आएगा, कुछ को आधा समझ आएगा, कुछ को बिल्कुल नहीं आएगा। हर एक से पूछिए, तो इस तरह से उनकी लिसनिंग भी डेवलप होगी। और स्पीकिंग के लिए तो फिर आप यदि ये 3 चीज़ें कर ली तो स्पीकिंग डेवलप होगी। मगर यदि आप ये 3 चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप या आपके स्टूडेंट, तो फिर ये स्पीकिंग डेवलप नहीं होने वाली है। एंड देन कोशिश करिए कि फ़ोन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में मैसेजेस करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और इस तरह से आप इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। एक अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स के साथ सीखने की कोशिश करता है। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता है जिसको पढ़ाना पसंद है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों के साथ सीखता है।
दो तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर वो होता है जिसको पढ़ाना पसंद है, उसको हम बोलते हैं गुड टीचर। एक टीचर वो होता है जो बच्चों के साथ सीखता है, उसको हम बोलते हैं महान टीचर। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको महान टीचर बनना है या अच्छा टीचर बनना है। महान टीचर बनना है वो भी इंग्लिश का, तो आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के ही आपको भी सीखना पड़ेगा और वो भी सीखेंगे। आप देखिए कितना फन है इंग्लिश को। इंग्लिश को जितना फन बनाएंगे उतना जल्दी आप बच्चों की इंग्लिश को डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके यदि कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हम्म। इफ यू कैन आस्क क्वेश्चन आई बी वेरी हैप्पी। हैं कुछ